हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक और पीवाईक्यू सेट लेकर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। इस सेट के अंदर हम जीपीएससी 2019 के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी प्रैक्टिस सेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, डिस्कस किए हैं, इनको भाई ज़रूर से ज़रूर कर जाना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के काम चला रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो। इनको कर लेना सॉल्व। मैंने हमेशा कहा है, इनको करोगे आपका जो पेपर है वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस में से आता हुआ दिखेगा आपको, है ना, ये तय है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर हैं, अगर करें हैं, उनको किया है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट पे तो क्या ही करोगे, इतने सारे टेस्ट पेपर हैं। वो टेस्ट पेपर जितने भी हैं उनमें करेक्शंस वगैरह कुछ होते हैं तो मैं करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अगर कुछ गलतियाँ आती भी होंगी तो इक्के दुक्के क्वेश्चन गलत होते होंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो उन टेस्ट को कर लो अगर तुम्हारे पास टाइम है। उन टेस्ट को ही करके जाते हो तो 800 से लेके 1000 क्वेश्चन तक तो वहीं तुम्हें मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये जो प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन है वो अलग हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो पेपर वहीं से फंसेगा। अपने एंड पर दिमाग मत लगाओ कि क्वेश्चन गलत है या तुम्हारा आंसर उससे मैच नहीं कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है। वो जो जितने भी टेस्ट पेपर बने हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन एरर हो सकता है कि कोई आंसर गलत वहाँ पर जो आंसर की में चढ़ गया हो। बाकी वो क्रॉस चेक होते हैं बार बार। तो वो टेस्ट जो हैं उनमें अगर 30 क्वेश्चन है किसी टेस्ट में, किसी में सब्जेक्ट वाले में, तो उसमें से डेफिनेटली 26 से 27 क्वेश्चन सही होंगे। अगर फुल लेंथ टेस्ट की बात करो तो फुल लेंथ टेस्ट में उनको मैं वापस से भी चेक कर रहा हूँ, तो उनमें 100 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 30 क्वेश्चन गलत होंगे, 20 क्वेश्चन गलत होंगे। उनमें भी 95 के आसपास क्वेश्चन तुम्हें सही मिलेंगे। तो टेस्ट अगर नहीं दिए हैं तो टेस्ट दो। और अगर तुम्हें सिंपल टेस्ट देने हैं, मतलब तुम्हें शुरू के टेस्ट टफ लगता है, तो लास्ट के जो टेस्ट हैं लास्ट के जो 5 के बाद टेस्ट है, 5 6 7 8, ये वाले टेस्ट दे लो, उससे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा। टेस्ट को टेस्ट की तरह ही देना, जितना तुमने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग देना। और ये जो टेस्ट है इनका लेवल थोड़ा सा ठीक रखा है मैंने, तो इनमें तुम्हारे अगर 50 से 60 नंबर आते हैं, 50-60 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम ठीक कर रहे हो। एग्जाम का जो तुम्हारा पेपर आएगा वो थोड़ा इससे सिंपल ही आएगा, तो आराम से वहाँ पर तुम्हारा स्कोर बन रहा होगा 60 से ऊपर। तो टेस्ट दे लेना लास्ट टाइम पे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है, इफ अ नॉर्मल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2.2 आर्मस्ट्रॉन्ग in diameter when both electronics are in most stable Bohr's orbit, the size of hypothetical molecule in which the electrons were each in the third Bohr orbit। साइज पूछा है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे nth ऑर्बिट के लिए रेडियस का, है ना। तो nth के लिए लगाएंगे तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे Rn। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? Rn इक्वल्स टू आर स्क्वायर और ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू हालांकि 0.529 ये फिक्स होती है। 0.529 वाली जो वैल्यू है फिक्स होती है। एन स्क्वायर होता है, ये एन स्क्वायर करना, आर स्क्वायर नहीं है, एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए इसको मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार। तो हाइड्रोजन के लिए फिक्स है, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, तो यहाँ से आर एन प्रोपोर्शनल हो गया एन स्क्वायर। ए नॉट की जो वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम जनरल वैल्यू निकालते हैं तो 0.529 ए नॉट की वैल्यू आती है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो R3/R1, तो यहाँ से n की वैल्यू 3 हो गई, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये बनेगा 9 ए नॉट अपॉन ए नॉट। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो यहाँ से R3 की वैल्यू बन गई 9a1। अब हमें पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको मैं डायमीटर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो D3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9d1। तो यहाँ से 9 और D1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 2.2 आर्मस्ट्रॉन्ग लगाओगे तो ये हो जाएगा 18.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास आंसर जो लमसम आंसर आ जाएगा वो इसका आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 19 आएगा 19.8। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 19.8। तो आंसर जो हमारे पास हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ के इज 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है एंड द इक्विलिब्रियम सेपरेशन दिया है। तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास होगी डिसएसोसिएट करने के लिए ईडी, वो किसके बराबर होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस कूलम एनर्जी और माइनस एफिनिटी एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है आईपी, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? वो है 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
उसके अलावा एफिनिटी यानी कि ई ए की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई सी हम निकाल लेते हैं, तो कूलम एनर्जी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे के Q1 Q2 ओवर आर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 ये दो वैल्यू हमें चाहिए। तो Q1 Q2 में हम क्या करेंगे 1.6 रख देंगे दोनों वैल्यू, 1.6 माइनस 10⁻9 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू 0.3 नैनोमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻−9 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम कूलम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप भी कर लेना। तो ये बनेगा 4.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर सारी सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ई डी डिसएसोसिएट के लिए जो एनर्जी आएगी वो सम है आई पी का प्लस ई सी माइनस ई है। तो आई पी की वैल्यू कितनी है, वो है 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस ई सी जो है वो ई सी कितना है 4.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस उसके बाद ई ए हमें करना है, तो ई ए कितना है 3.282 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके आसपास हमें आंसर मिल जाएगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। द आइसोटोपिक शिफ्ट लैम्डा डी माइनस लैम्डा एच फॉर द एच बीटा लाइन ऑफ द ड्यूट्रॉन कंपेयर्ड विद हाइड्रोजन। तो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन डेरिवेशन है, हालांकि ये एक पूरा डेरिवेशन है। डेरिवेशन करते हो तो ये रिजल्ट आता है, तो माइनस लैम्डा एच आर डी माइनस आर एच अपॉन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द लाइन ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज नॉट ड्यू टू, देखो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होगा, क्योंकि वहां पर रिलेटिव मोशन आता है, तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होगा। अनसर्टेनिटी में प्रेशर की वजह से क्या आता है, प्रेशर की वजह से कॉलिजन बढ़ता है, तो ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज कॉलिजन। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो रेल्स क्राइटेरिया जो है उसकी वजह से लाइन ब्रॉडनिंग नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द टोटल नंबर ऑफ जीमान कंपोनेंट ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये मैं शायद एक टेस्ट में करा भी चुका हूँ, तो इसका जो आंसर आता है वो 12 आता है। इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अलग अलग तरीके से कैसे, पहले तो इस 2D 5/2 के लिए सॉल्व कर लो एक बार, और एक बार सॉल्व कर लो 2D 3/2 के लिए। तो एक बार सॉल्व करोगे तो शायद इसके लिए बनेगा 8 और इसके लिए बनेगा 4, तो टोटल जो लाइन्स है वो हो जाएंगी 12। टोटल लाइन्स कितनी हो जाएगी 12। दूसरा तरीका इसका ये है कि फॉर्मूला लगाओ 3 इंटू 2J+1। अब J की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, J की वैल्यू है यहाँ पर 3/2, तो J की वैल्यू को रख दिया मैंने 3/2, तो ये हो जाएगा J की वैल्यू हो गई 3/2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 12। अब 12 में से जो 8 कंपोनेंट हैं वो सिग्मा कंपोनेंट होंगे, और 4 जो होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे पाई कंपोनेंट, जब हम सिलेक्शन रूल लगाएंगे डेल्टा एम का। तो इसमें से जो 8 कंपोनेंट्स है, 8 सिग्मा कंपोनेंट्स और 4 कंपोनेंट्स जो होंगे वो होंगे पाई कंपोनेंट्स। ये 4 जो होंगे वो होंगे पाई कंपोनेंट्स, तो टोटल होंगे ये 12। ये मैंने एक टेस्ट के सॉल्यूशन में भी कराया, टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो 12 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Helium neon laser operates by using 2 energy levels of neon separated by 2.26 electron volt under steady state condition of optical pumping. The equivalent temperature of the system at which the ratio of number of atoms in the upper state to that in the lower state will be 1/20 is approximately. तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर पूछा है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला हीलियम नियॉन लेजर के लिए n/n1 इक्वल्स टू e पावर -e μ अपॉन kT। तो हमें रेशो दिया हुआ है पर स्टेट टू लोअर स्टेट का NU/L का 1/20, तो यहाँ पर रख दिया 1/20 इक्वल्स टू ये e पावर -e μ अपॉन kT, और ये हो गया यहाँ पर। अब k जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है, और सेपरेशन जो है वो 2.26 का है। कितने का है, 2.26 का सेपरेशन है, यानी कि EU-EL का जो सेपरेशन है 2.26 का है। तो ये हो गया 1/20, ये हो गया e पावर -2.26, और KB की वैल्यू 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में दी हुई है, तो यहाँ से 8.6 इंटू 10⁻⁻15 और T की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है।
ये इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो लमसम जो आंसर आएगा वो बनेगा 8760। इसको मैं नियर अबाउट लिख लूँगा 10⁴ केल्विन के। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। कैलकुलेटर होगा तो करना, अदरवाइज नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। अगर आते हैं तो छोड़ देना, क्योंकि फिर फंस जाओगे। इसके चक्कर में बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द एनर्जी लेवल डायग्राम गिवन, इफ द पंप रेट आर इज 10⁻20 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द डिके रेट, रूट नहीं है रेट है, आर शोन विद, नहीं रूट ये, टाउ 1 इक्वल्स टू 20 नैनो सेकेंड एंड टाउ 1 इक्वल्स टू 1 म्यू सेकेंड, द इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन ऑफ स्टेट 2 एंड 1 आर रिप्रेजेंटेड बाय। इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन हमें बतानी है यहाँ पर। तो टाउ 1 का हमें टाइम दिया हुआ है और टाउ 1 का हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इक्वल्स टू आर और टाउ। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएं n1 अपॉन टाउ 1 और इक्वल्स टू n2 अपॉन टाउ 2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करें तो ये बनेगा n1 इक्वल्स टू n2, ये बन जाएगा टाउ 1 अपॉन टाउ 2। तो n2 की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो n2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। r की वैल्यू कितनी हो गई 10⁻20 और 10⁻20 ना, हाँ 10⁻20 और ये वैल्यू हो गई नैनो सेकेंड 20। तो ये कितना हो गया 10⁻20 और ये कितना हो गया 20 इंटू 10⁻−9। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻12 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, n2 की। तो n1 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 2 इंटू 10⁻12, टाउ 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और टाउ 2 की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, और ये कितने में है, ये म्यू सेकंड में है नैनो सेकंड में है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻−6 और ये हो जाएगा 10⁻−9। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 इंटू 10⁻12, तो ये आ गया आंसर एक तो, और यहाँ से ये आ जाएगा 10⁻14, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 इंटू 10⁻12 ये भी सही है, 2 इंटू 10⁻6 ये गलत हो गया, 10⁻14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट विच अ न्यूट्रॉन इन अ कॉलिजन with a molecule of gas whose reduced mass mu and bond length r can lose energy by exciting molecular rotation। तो यहाँ रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करें, ई जे इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर जे और j+1 ओवर 2i। तो एट j इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई जे इक्वल्स टू जे की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 2, 2 एच कट स्क्वायर अपॉन 2i। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया एच कट स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन म्यू आर स्क्वायर, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1.5 टेस्ला गिवन जी इक्वल्स टू। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू जी म्यू बी। म्यू बी का मतलब है बोर मैग्नेटॉन इंटू बी, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एच। तो जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 2.0023। म्यू बी बोहर्स मैग्नेटॉन की वैल्यू फिक्स 9.274 इंटू 10⁻−24। उसके बाद बी की वैल्यू गिवन है 1.5 टेस्ला और एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻−24। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2 इंटू 10 पावर और 10 हर्ट्ज। ये आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन